नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, आज मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान है। खास इसलिए कि युवा है, राजनीति की गलियों में इनकी एंट्री हुई है और जिस युवा पीढ़ी से सियासत में बदलाव की आशा की जाती है, माना जाता है कि युवा पीढ़ी जैसे जैसे राजनीति में एंट्री करेगी, राजनीति का कैरेक्टर बदलेगा, पॉलिटिक्स की दिशा बदलेगी। बताने की जरूरत नहीं कि रश्मि प्रकाश हैं। रश्मि प्रकाश जी पिछला विधानसभा चुनाव में चतरा विधानसभा सीट से राजद की उम्मीदवार थी। चतरा वही सीट है जहां से मंत्री सत्यानंद भोक्ता चुनाव लड़ते रहे हैं और उनकी सियासी कर्मभूमि रही है। और रश्मि प्रकाश उनकी पुत्र बधू है। तो रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत भारत मित्र के इस चैनल पे। बहुत बहुत कैसा रहा चुनाव का अनुभव आपका? जी, चुनाव का अनुभव मेरा बहुत ही शानदार रहा। कहिए कि ये मेरा पहला एक एक्सपीरियंस भी बहुत मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला जो आजीवन मेरे काम आएगा और भविष्य में जरूर इन सभी चीजों का मुझे फायदा होगा। आपके ससुर सत्यानंद भोक्ता की वह कर्म भूमि रही है, जन्मभूमि कर्म भूमि रही है और 3 या 4 बार वहां से चुनाव जीते हैं और बड़े बड़े मार्जिन से जीतते रहे हैं। इस बार शायद भोक्ता जनजाति जाति जो थी वो अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में तब्दील हो गई, उस सूची में डाल दिया गया। और उसके बाद सत्यानंद भोक्ता जी के लिए चतरा से चुनाव लड़ना असंभव हो गया। और उसके बाद आपकी जैसे ही एंट्री हुई, लोगों ने कहा कि यह जो प्रकाश है ये चतरा का प्रकाश नहीं, ये सत्यानंद भोक्ता जी का प्रकाश है। क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, परिस्थितियां ऐसी बनी क्योंकि आपने कहा कि वो उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है और 3 बार वो वहां पे विधायक और झारखंड प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं। लेकिन कई परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं थी, जिस कारणवश वो चुनाव अब नहीं लड़ सकते थे वहां से। और यही सबसे बड़ा कारण यही रहा कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ा क्योंकि मैं अनुसूचित जाति से आती हूँ। और कहिए कि मेरे जो ससुर जी थे, मेरे पिताजी थे, उनके अब उनकी जो थी वहां पे, उसको अब मुझे आगे लेके जाना था। क्योंकि उनका ये कहना था, ये बस उनके लिए ऐसा नहीं था कि ये पद है, नाम है, या उनके लिए था कि उनकी ये जन्मभूमि रही है, वो वहां पले बड़े हैं, उन्होंने बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया था और गरीबी से उठ करके वो वहां तक पहुंचे थे। तो उन्होंने अपने जीवन के हर एक फेज को देखा था, उन्होंने गरीबी भी देखी, उन्होंने फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी मेहनत से, कहिए कि किसी के बलबूते पे नहीं बल्कि अपनी मेहनत से वो वहां तक गॉडफादर नहीं, बिल्कुल नहीं थे, कोई राजनीति में उनके गॉडफादर नहीं थे। तो उनका ये था कि उन्होंने जो अपने क्षेत्र के लिए जो सपना देखा था कि मुझे अपने गांव को, अपने जिले को, जिस जगह पे वो देखना चाहते थे, अभी भी उसमें वहां तक पहुंचने में अभी भी समय है। बहुत हद तक बहुत कुछ हुआ वहां पे, बहुत विकास कहिए कि मेरे पिताजी ने कराए। आज आप चतरा जिले में जाएंगे और आज से 15-20 साल पहले जब आप जाते थे तो आपको बहुत बदलाव नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक वो जो जर्नी उन्होंने शुरू की वो खत्म नहीं हुई थी। तो बस वो चाहते थे कि जो मैंने शुरू किया है वो बीच में ना खत्म हो। वो मेरे कहिए कि उनके एक्सपीरियंसेस और एक मैं गई थी क्योंकि एक युवा पीढ़ी से, युवा का जोश जी, तो उनके एक्सपीरियंस और मेरा कहिए कि मेरा एक्सपीरियंस या मेरा अनुभव, हम दोनों का एक बहुत ही अच्छा मिश्रण होता अगर वहां पे। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने इस चुनाव में बहुत कुछ सीखा और आगे उसको हम लोग जरूर यूज करेंगे क्योंकि वहां की जो जनता है बहुत ही प्यारी जनता है, जो जिन्होंने बहुत मुझे कहिए प्यार किया, दुलार दिया, समर्थन दिया, पुरजोर समर्थन दिया। और उसी के बदौलत है कि 91,000 लगभग हम लोग वोट लेकर के आए, जो कि कम नहीं होता है। जी, एक चीज जो कही जाती है कि जैसे ही ये क्षेत्र जो है, आपकी जाति जो है, अपने ससुर जी की जो जाति है अनुसूचित जनजाति में तब्दील हो गया, डाल दिया गया,
तो अचानक से उनके ध्यान में अपने बेटे की शादी का ख्याल आया। तो मेरे जानने की हाँ। उत्कंठा यह है कि आप लोग की जो शादी थी, हस्बैंड का क्या नाम हुआ है? मुकेश कुमार मुकेश कुमार। दूसरे दूसरे वाले पुत्र, तीसरे वाले जी। पुत्र है। तो अचानक से उनके मैंने मंत्री जी के दिल में ख्यालात आया कि क्यों नहीं बेटे की शादी किसी अनुसूचित जाति की लड़की से कर दिया जाए। तो वाकई ऐसा था या आप दोनों के बीच में कोई ये प्रेम का मामला था, लव अफेयर्स था, लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था? देखिए, मेरे पिताजी नियोजन पदाधिकारी हैं और मेरे जो ससुर जी हैं वो कहिए कि श्रम मंत्री थे। हाँ। तो इनका आपस में मेलजोल था, क्योंकि ये मिलते रहते थे, मीटिंग्स हो गए, ये सारी चीजें हो गई, तो आपस में परिचय था। और क्योंकि मेरी शादी की उम्र थी तो मेरे पिताजी की भी बातचीत हो रही थी, शादी करना है, और इनका आपस में था जान पहचान। तो ये जो हुआ, कहिए कि जाति का जो परिवर्तन हुआ, उससे पहले से ही उनके दिमाग में ये ख्याल था, क्योंकि उन्होंने मुझे भी देखा था, सुना था, तो उनको था कि अच्छी लड़की है, हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जाति को लेकर के ना ही मेरे मायके में ऐसा कुछ है और ना ही इनके तरफ से था कि सेम जाति हो या ऐसा हो। जाति कहीं कोई बंधन हाँ, नहीं जी बिल्कुल नहीं था। मेरे पिताजी और मेरे घर में भी ऐसा सोच नहीं है कि स्वजाति विवाह ही करेंगे, ऐसा नहीं है। बस उनको था कि परिवार अच्छा होना चाहिए। इस सोच की वजह क्या है? क्या आपका परिवार अम्बेडकरवादी था? जी, क्या आपका परिवार लालू जी के सिद्धांत जो है उनका जो सोशल जस्टिस की जो अवधारणा है उससे अभी प्रेरित था क्या? जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा अम्बेडकरवादी, तो हम लोग शेड्यूल कास्ट से आते हैं और हम शुरू से ही अम्बेडकरवादी है। मेरा जिस घर में जन्म हुआ, हम मेरे पिताजी हो या मेरा परिवार हो, हमारे संस्कार ही यही थे कि जातिवादी में रह करके मतलब उलझ के नहीं रहना है। और अगर हमें इनसे बाहर निकलना है तो सबसे पहले हमें अपने विचारों में बदलाव लाना होगा। कोई जाति छोटा नहीं, कोई जाति बड़ा नहीं। अगर मान के चलिए कि मेरे पिताजी को कोई जनरल कास्ट में भी कोई समझ में आता, अच्छा, या मुझे कोई समझ में आता, या फिर कुछ भी हो, तब भी कोई बंधन नहीं था और ना ही नीचे में कोई बंधन था। तो ये हमारा लालू जी का जो सिद्धांत है, ये हमारे में बचपन से ही डाला गया है। लालू जी का सिद्धांत कहिए या अम्बेडकर जी का सिद्धांत कहिए, हम लोगों ने शुरू से जो हमारी परवरिश वैसी हुई है। तो जब शादी हुई, शादी के बाद भी ऐसा था कि ठीक है, चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है फिक्स नहीं था, बट जैसे परिस्थितियां बनी कि लड़ना ही पड़ेगा, और मेरे पिताजी को ससुर की विरासत को आगे बढ़ाना है। मेरे फादर इन लोग को मुझ पे भरोसा था कि मैं कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझ पे जो भरोसा जताया और बाकी जनता का भी जो भरोसा मुझ पे दिखा, तो मुझ में भी आया कि नहीं, जब इतने लोग मुझ पे भरोसा कर रहे हैं तो मैं कर सकती हूँ। और बस इसी जोश के साथ मैंने क्षेत्र में कदम रखा, और कदम रखा तो बस रखे रह गए। आपने बताया कि आपके पिताजी नियोजन पदाधिकारी जी, जी। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? जी, मेरी पढ़ाई लिखाई ऐसे ग्रेजुएशन तक मेरी सारी गिरिडीह से हुई है, क्योंकि मैं गिरिडीह से बिलोंग करती हूँ। गिरिडीह जो मार्केट वाला एरिया होता है वहीं से मेरी सारी पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई है। बस मैंने मास्टर्स जूलॉजी में मास्टर्स मैंने रांची से किया है। हाँ। जब आप इस पॉलिटिक्स में आई, और पॉलिटिक्स में जाति एक सच्चाई है, सारे जो समीकरण बनते हैं, ताने बाने बुने जाते हैं, उसका एक बड़ा फैक्टर कास्ट पॉलिटिक्स होता है। तो एक युवा के नाते आप असहज नहीं होती कि जिस जाति की सोच से हम बाहर निकलना चाहते हैं, एक अंबेडकर के सपनों का भारत, लालू जी के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, जहां कोई इनइक्वालिटी नहीं होगा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये पॉलिटिक्स ऐसा धंधा जहां दिन भर कास्ट की चर्चा होती है। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं जिस नजर से देखती हूँ, जैसे कि हर जगह पे आप देखेंगे कि हर एक क्षेत्र में हर तरह के जाति का सम्मिश्रण रहता है, हर कास्ट के लोग वहाँ पे रहते हैं। पर राजनीति में क्या है कि जैसे आपने कहा कि कास्ट को लेकर के बहुत है, तो मेरा मानना यह है कि आपके क्षेत्र में जो भी कास्ट के लोग हैं, आपका क्या है, मैं ही अपने क्षेत्र की बात करती हूँ, तो मेरे क्षेत्र में सभी तरह के कास्ट हैं, खास करके यादव की संख्या, मुस्लिम्स की संख्या और
बाकी सारे पचपूनिया जितने भी जाति हैं सारे लोग हैं, भूमिया जाति के अच्छी खासी वहाँ पे है। तो ये ऐसा ऐसा नहीं है कि जिनका ज्यादा है उनसे ज्यादा तालमेल है, ऐसा है कि हम सबों को लेकर के चलते हैं। लेकिन आपने जैसा कहा कि अम्बेडकरवादी, तो ये क्या होता है ना कि जब बैकवर्ड्स को हम मोटिवेट करेंगे, उनका साथ देंगे, उनको आगे लेके आएंगे, तब समाज में एकता बनेगी, सब एक फेज पे आएंगे। ऐसा अभी भी आप देखेंगे कि जो भी दलित शोषित हम जिसे कहते हैं, जैसे लालू जी की भाषा में कहें कि उनका ये जो सोच था कि हर दलित, हर शोषित, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, हर किसी को समान अधिकार मिलना चाहिए। यही मेरी भी सोच है कि किसी भी क्षेत्र में जो भी हैं, चाहे वो जात से हो, समाज से हो, उनको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वैसे लोगों की मदद कर सकूं जो समाज में पिछड़े हैं आज तक। अगर वो सभी आगे आएंगे तभी हमारा एक अच्छा, कहिए कि समाज का भी निर्माण होगा और हमारे देश का भी भविष्य जी बेहतर देश बनेगा। और कहिए कि हमारा आज भी भारत देश संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। हमारे संस्कृति, हमारी यहाँ पे हर जात हो, हर धर्म हो, हर समाज के लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। यही हमें आगे भी दूसरे कंट्री में भी हमें इसीलिए जाना जाता है। तो बस इन्हीं चीजों को लेकर के आगे चलना है। और आपने कहा कि मैं युवा हूँ, तो युवा होने के साथ साथ मेरी कोशिश ये रहती है क्योंकि पुरानी सोच जो है कि राजनीति सिर्फ बुजुर्ग कर सकते थे, जो एक्सपीरियंस रहते थे वो कर सकते थे। लेकिन आज आप देखेंगे कि चाहे किसी भी विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, युवा पीढ़ी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और युवा पीढ़ी के आने से कहिए कि बहुत बदलाव भी हुए हैं। राजनीति को देखने का एक जो नजरिया था वो भी लोगों का बदला है। क्योंकि सिर्फ पहले के लोग कहते थे ना कि नेता अनपढ़ होते हैं, नेता ये, लेकिन अब के नेता जरूरी नहीं है कि वो अनपढ़ है या वो पढ़े लिखे नहीं है। आज के नेता आपके इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, आपके पीएचडी किए हुए लोग भी है, अच्छे पढ़े लिखे लोग